नमस्कार, मेरा नाम गरिमा भारती है और लाइव सिटीज पर आप हमारा खास शो बिहार की बात देख रहे हैं। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर संजय कुमार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सिटीज में और बिहार की बात में। जी नमस्कार। सर, आप तो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। डॉक्टर संजय आप अपने नाम के आगे लगाते हैं, स्कॉलर हैं, छात्रों के साथ आपका ताल्लुक रहता है और खुद भी इतनी किताबें रखे हुए हैं, यानी कि पढ़ते ही रहते हैं। और हम बात छात्रों की करेंगे। छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहां पर गए भी होंगे कि कैसे परेशान है स्टूडेंट्स, और देश भर में स्टूडेंट्स परेशान है। और इस वक्त में जब अथॉरिटीज को बहुत संयम के साथ काम लेना चाहिए, बहुत तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो एक दो लोग नहीं हैं जिनको आप डांट डपट कर भगा दीजिएगा। हजारों लाखों की संख्या में जो है वो छात्र हैं राज्यों में, और पूरे देश में तो करोड़ों की संख्या में। आज बीपीएससी स्पष्टीकरण दे रहा था कि TRE 4 पर, उस पर हम आएंगे बाद में, लेकिन एग्जाम कंट्रोलर जो है राजेश कुमार सिंह, उन्होंने कहावत बोल दी कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। इतने बड़े पद पर रहकर लोकोक्ति का इस्तेमाल भी करना था तो हजारों लोकोक्तियां पड़ी हुई, यानी कि खुद को हाथी कह रहे हैं आयोग को, और छात्रों को कह रहे हैं कि कुत्ता। या फिर हम और आप अगर छात्रों के हित में बात करेंगे तो हम भी कुत्ते हैं। ये कैसा मतलब किस तरीके की बात है, और आप सॉरी बोल रहे हैं आकर के। देखिए वो कितने परिपक्व हैं ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, मैंने पढ़ा भी है और पढ़ाते भी हैं कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। जो आज के बच्चे हैं वही कल इस देश के भविष्य हैं, यही राज्य के भविष्य हैं। और अगर शिक्षक जी। बनने के लिए वो एस्पिरेंट हैं तो वो राष्ट्र निर्माता है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे शब्दों के प्रयोग से, इस तरह के मुहावरे से बचनी चाहिए। अब उनको किस मुहावरे का प्रयोग कहाँ करनी चाहिए, जहां पर छात्र अपने भविष्य को लेकर के आंदोलनरत हैं, जहां उन्हें लग रहा है जरा एक दिन वहां जाकर के बैठे तो उनको समझ में बात आ जाएगी, जहां वो गर्दनी बाग में वो बच्चे बैठे हुए हैं। आप उनकी पीड़ा को आप समझने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, नोडल एजेंसी है, आपको तय करने का अधिकार है कि आप किस फॉर्मेट में एग्जाम लेंगे। मार्गदर्शन आपको लेने का अधिकार है सरकार से, और चूंकि नोडल एजेंसी है इसलिए ये ऑटोनॉमी है। लेकिन ये अधिकार भी नहीं आपको मिल जाता है कि आप कुछ भी बोल, और कुछ भी बोलेंगे किनको? अपने ही बच्चों को, अपने ही छात्रों को। उनके घर के भी कोई बच्चे होंगे जो एस्पिरेंट होंगे, जो टीचर बनना चाहते होंगे। टीचर बनना इस देश में गर्व की बात है। तो इस तरह के मुहावरे का प्रयोग अगर उन्होंने किया, बाद में उन्होंने माफी मांग ली, अच्छी शुरुआत है, मैं इसको सकारात्मक मानता हूँ। कभी कोई व्यक्ति के जुबान से गुस्से में या कुछ वैसे कॉन्टेक्स्ट में या कुछ परिस्थितियों में कोई बातें निकल जाती हैं, और उसको अगर वो कहते हैं कि नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, अ, हमारा स्लिप ऑफ टंग हो गया, या इस प्रवाह में हम बोल रहे थे, लोगों ने इसका गलत अर्थ लगा लिया, इससे व्यक्ति छोटा नहीं बल्कि और बड़ा हो जाता। तो अगर ये हाथी और कुत्ते की उपमा वो दे करके कुछ कहना भी चाह रहे थे, और अगर उन्होंने लगा कि कहीं बात कहीं और लग जाएगी तो और कहीं उल्टी न पड़ जाए बात, इसको लेकर के अगर उन्होंने कहा कि हाँ हम माफी मांगते हैं, हमारा ये कहने का मतलब नहीं था, तो मैं मानता हूं कि एक उन्होंने बड़प्पन दिखाया है। इससे कोई किन्हीं का कद छोटा होने की बात नहीं है, बल्कि इससे कद बड़ा हो जाता है। और अभी तो बच्चे धरना तो पर, लेकिन हम, जी, हम सर इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि डिजिटल मीडिया जो है ना सर, क्योंकि हम और आप, हम, मैं तो इसमें काम कर ही रही हूँ, आप हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग जुड़ते हैं, बात करते हैं। तो आपने एक चीज देखा होगा कि ये कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ये टेलीविजन या फिर अखबार वाली चीज नहीं है कि आपने लिख दिया, आपने बोल दिया और आप पीछे हट जाएंगे। आपको जवाबदेह दे होना पड़ेगा अपने हर एक शब्द के लिए। हम और आप अगर अभी इस डिस्कशन में कुछ भी गलत बोलते हैं और वो सोशल मीडिया पर चढ़ता है, तो लोग तुरंत कमेंट में जवाब मांगेंगे, तुरंत कमेंट में भला बुरा बोलेंगे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। और ये बड़प्पन वाली बात नहीं है। बड़प्पन का बड़प्पन होना या फिर एहसास एहसास हो जाना कि मैंने गलत बोला, वो थोड़ी देर बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल सकते थे कि माफ करिएगा, इस जगह हमको ये मुहावरा यूज करना चाहिए था, या फिर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या फिर हमने इनको इनको नहीं बोला है। उन्होंने माफ करिएगा सर,
उन्होंने ये पूरी जो माफी वाला जो सिनेरियो है, थोड़ी देर पहले बीपीएससी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर ये पोस्ट हुआ है, और उन्होंने माफी तब मांगी जब ट्रोलिंग शुरू हो गई। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी, सोशल मीडिया पर लोगों ने कुकुर जनता पार्टी बनाना, कुत्ता जनता पार्टी बनाना शुरू कर दिया बिहार के बच्चों ने। और उसके बाद ये माफी मांग रहे हैं सोशल मीडिया पर आकर, और उसके बाद भी उन्होंने एक वर्ड कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर लोग पेश करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं ऐसा ऐसा हो रहा है कि परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही है, तो परीक्षाओं में गड़बड़ियों की बात सबसे पहले कौन उठाता है? छात्र ही उठाते हैं, जो महसूस करते हैं कि गड़बड़ी हो रही है। आप इस सवाल के बाद आप कहते हैं कि अरे छोड़िए ना, हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो कौन तोड़ मरोड़ के कौन पेश कर रहा है? आप तो थाली में परोस के अपना बयान दे रहे हैं कि लीजिए हमने ये बोल दिया है, और जब आपकी थूथू होने लगी तो आप आकर माफी मांग लेंगे। देखिए, तो मेरे हिसाब से सर बड़प्पन नहीं है। नहीं ठीक है, बिल्कुल दबाव ही सही, लेकिन दबाव के बाद भी अगर इस विवाद को रोकने में कामयाब हो जाए तो ये उनकी सफलता ही हो, कि भाई मेरा कहने का वो मकसद नहीं था। आपने जी जो कॉन्टेक्स्ट बताया, जो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने किस कॉन्टेक्स्ट में कॉकरोच कहा था, जी जी सबको पता है कि क्या था। लेकिन तुरंत कॉकरोच जनता पार्टी बन जाना, कितने उसके फॉलोअर्स हो जाते हैं, और फिर कैसे जंतर मंतर पर फिर पूरे देश के बच्चे जुटते हैं। इतनी सच्चाई तो है ना कि बच्चे कम से कम अपनी परीक्षा, अपने परिणाम, अपने भविष्य को लेकर आशंकित तो हैं ही, और उनके साथ चंद शब्द भी अगर आप अच्छे व्यवहार के नहीं रखते हैं तो फिर उन बच्चों के पास बच क्या जाता है। और आज का जो जेनजी है या जेन अल्फा है, बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं, आपने जो कही बात कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, और ये जो आज की पीढ़ी है, ये पीढ़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में नहीं है कि आप उनको डंडे मार के भगा देंगे, कुछ भी डांट के भगा देंगे। वो समझते हैं अपनी ताकत। लगता है कि ठीक है, अकेले में या कुछ छोटे समूह में तो आप हमें खदेड़ देंगे, लेकिन जब हमारी ताकत होगी तो फिर तो आपको कॉम्प्रोमाइज। और वो देश ने देखा, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती थी कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये राजनाथ सिंह का बयान है, वो बड़े कद के नेता है। उनकी सरकार में भी इस्तीफे हुए या नहीं हुए धर्मेंद्र प्रधान के। तो बच्चों की बात को आप अगर गंभीरता से नहीं लेंगे और कोई भी अधिकारी कुछ भी बोल देंगे, मैं मानता हूं कि शायद ये उनको इतनी समझ नहीं होगी कि हम क्या बोल रहे हैं। जिन बच्चों को आप समझ रहे हैं या जिनकी उपमा किसी और चीज से दे रहे हैं, उस बच्चे की ताकत का शायद एहसास इनको नहीं होगा, इसलिए ये कुछ ऐसे ही बोल गए। और अभी बच्चे माने कहाँ हैं? क्या वो सब कुछ कॉम्प्रोमाइज थोड़े हो गया? बीपीएससी ने अगर तय कर दिया कि हम इसी फॉर्मेट में एग्जाम लेंगे, पीटी मेंस लेंगे, निगेटिव मार्किंग रहेगा, इस तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से हम ये लेंगे, जो अपने एकेडमिक वो ये की बात कर रहे हैं कि हम एकेडमिक एक्सेलेंस कैसे देंगे, और राधा कृष्णन कमेटी की बात वो कर रहे हैं कि 24 में नीट पेपर लीक के बाद राधा कमीशन कृष्णन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर अब हम नए फॉर्मेट में एग्जाम लेने जा रहे हैं। बच्चे कहाँ इस पर तैयार? अभी तो वो कह ही रहे हैं कि टीआरई 3 तक आप जिस फॉर्मेट में एग्जाम लेते हैं, टीआरई 4 में आपका फॉर्मेट तुरंत बदल कैसे जाता है? और अगर आप फॉर्मेट बदलते हैं, थोड़ा वक्त दे दीजिए बच्चों को, उनकी तैयारी का वक्त मिल जाए। आप कह रहे हैं कि हम सितंबर में नोटिफिकेशन निकालेंगे कि भाई आपको अप्लाई करना है, ठीक है, पोस्ट आपने निकाल दिया 32,388। उसके बाद आप तुरंत कह रहे हैं कि अक्टूबर में हो सकता है कि डेट शीट जारी हो जाए, दिसंबर तक आप कह रहे हैं कि हम परीक्षा ले लेंगे। इतना जल्दी बच्चे क्या उसके लिए मेंटली तैयार हो जाएंगे? ठीक है, वो टीचर रिक्रूटमेंट का ही की बात है, लेकिन ये क्या 3 जो आपने टीआरई ली, क्या इस फॉर्मेट में लिया आपने? आपके तो फॉर्मेट इस तरह के नहीं थे, निगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसी राज्य बिहार में, मुझे नहीं कहना चाहिए, शिक्षक को मैं हमेशा बड़े सम्मान के नजर से देखता हूं, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले शिक्षक हों या प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक हों, जिस देश का शिक्षक ईमानदार नहीं होगा, जिस देश के शिक्षक के पास क्वालिटी नहीं होगी, जिस देश के शिक्षक के पास
एक मोरल गट्स नहीं होगा, उस देश के भविष्य का निर्माण कैसा होगा, मैं इस बात को लेकर के हमेशा सशंकित रहता हूं। तो कभी इसी बिहार में हुआ था ना, गांधी मैदान में डिग्री लाओ नौकरी पाओ, कि भाई आपके पास जो जी। डिग्रियां हैं वो लेकर के आ जाइए और बस बदले में आपको नौकरी मिल जाएगी। मुखिया जी नौकरी बांट रहे थे। ये मुखिया जी कहाँ बैठते थे पंचायतों में, मुखिया जी लोगों को थोड़ा अटपटा लग जाएगा, लेकिन वो मुखिया जी कहाँ बैठ के नियुक्ति पत्र बांटते थे, ये पूरा बिहार ने देखा। जिला परिषद के लोगों को कैसे दे दिया गया था कि आप और वो नौकरियां बटी, तो नौकरी बटी नहीं, नौकरी बिकी, कि कौन कितने में कहा किनको ऑबलाइज किया गया। फिर उसी बिहार में शिक्षकों के लिए, बिल्कुल मैं मानता हूं कि देश का सबसे सुंदर, ट्रांसपेरेंट, सशक्त, बिल्कुल एकेडमिक एक्सेलेंस से भरा हुआ जो नौजवान है वो इस पेशे में आए। मैं बराबर कहता हूं कि जिस राष्ट्र का शिक्षक बेहतर हो जाएगा, विदेशों में तो इसकी व्यवस्था है, कभी हम लोग विस्तार से बात कर लेंगे, तो होना चाहिए, लेकिन उनके पास थोड़ा समय भी तो होनी चाहिए। एकाएक आप कोई फॉर्मेट बदल देंगे और कहेंगे कि नहीं अब तो हम इस पैटर्न पर एग्जाम लेंगे। अभी मिथिलेश तिवारी जी का मैं कहीं देख रहा था कि जो ये है रिक्तियां हैं उनको लेकर के भी ये जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलनरत हैं, जिसमें कह रहे हैं कि जितने पद खाली हैं, फिर ये 32,388 क्या, तो उस पर तो उन्होंने कहा है कि हाँ हम रिक्तियां बढ़ाएंगे। बीपीएससी भी उनकी नोबल, 886 पद और बढ़ा दिए गए। हाँ बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। और छात्र को जो आप कह रही हैं, जहां आप सवाल को ले जाना चाह रही हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि छात्र को आप हल्के में मत लीजिए। इस देश ने जब भी हल्के में छात्रों को लिया है, सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। और छात्र को कितने गंभीरता से बिल्कुल। लोग लेते रहे, इसके दो उदाहरण हैं। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भाई उस देश देश के के पहले प्रधान। हाँ देश के पहले प्रधानमंत्री, और वैसे आइकॉन जिनके पास दुनिया की हर सुविधाएं थी, उनके पास संघर्ष करने की के लिए कोई ये बहुत ये नहीं था कि वो संघर्ष करके ही वो कोई जगह पा लेंगे। तो मोतीलाल नेहरू रोअरिंग प्रैक्टिशनर थे, उनके पास सारी सुविधाएं थी, क्यों जवाहरलाल नेहरू को जेल में बंद रहने की जरूरत थी। वो नेहरू जी भी, उनका भी जब विरोध हुआ तब उन्होंने भी बड़ी ही शालीनता के साथ अपने विरोध को स्वीकार किया, कहा कि हाँ ठीक है, इन छात्रों को भी हमारी सरकार का, हमारे सिस्टम का विरोध करने का, सवाल उठाने का अधिकार है। इंडियन फॉरेन सर्विस में शहाबुद्दीन साहब गए थे, वो भी उस ये में थे। पटना के ही हाँ पटना के ही। पटना के ही पटना में ही उनका विरोध हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जब आए थे यहाँ पर बतौर प्रधानमंत्री, तो यहीं पर उनका, आप जो कह रहे हैं कि विरोध जी हुआ जी था। जी। फिर जब यूपीएससी का रिजल्ट निकला, आईएफएस हुए शहाबुद्दीन साहब, तो पता चला कि वो गिरफ्तारी वाली बात चली गई कैरेक्टर सर्टिफिकेट में। तो खुद नेहरू साहब ने अ, चिट्ठी लिखी थी यूपीएससी हाँ को बिल्कुल। कि ये छात्र हैं और विरोध करना इनका अधिकार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही वही इंडियन फॉरेन सर्विस में रहे। और क्या कहना है, उस शहाबुद्दीन साहब का तो एक अपना ये था। दूसरी घटना, जेएनयू में जब गए हैं मनमोहन सिंह, जिनको कहा जाता है कि जी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के आइकॉन माने जाते हैं इस देश के, जो 1990-91 का जो रिफॉर्म्स आ रहा था लिबरलाइजेशन का, उस समय उसके आइकॉन माने जाते हैं। देश को उदारवादी नीति में ले जाने में मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर भी, बतौर प्राइम मिनिस्टर भी। वो मनमोहन सिंह को लोगों ने, जेएनयू में बच्चों ने विरोध किया था, और उसको भी उन्होंने बुरा नहीं माना। काले झंडे दिखाए थे। हाँ काले, काले झंडे काले दिखाए झंडे थे। दिखाए, और उन्होंने भी कहा कि हाँ ये बच्चों का अधिकार है, अगर हमसे कोई नाराजगी है तो ये नाराजगी क्यों नहीं व्यक्त कर सकते हैं, मैं देखूंगा हमसे चीजें कहाँ छूट रही है, कहाँ ये बच्चे नाराज हमसे आखिर इतने क्यों हो रहे हैं। तो ये दो उदाहरण हैं जिसको कि हम लोग कह सकते हैं। और आप उन छात्रों के लिए अगर कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनको सीधे हर्ट कर रहा है, सीधे उनके भावनाओं को चोटिल कर रहा है, क्या है भाई, अब सिस्टम और ये सरकार और ये बच्चों से आप अलग हैं क्या? एक जिम्मेवारी आपको मिल बिल्कुल गई है, नहीं। वो अलग बात है, लेकिन यही बच्चे के, आप उनसे ही बनी हुई एक ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
इसलिए अपने ही बच्चों के प्रति आप कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल मत कीजिए जो उनकी भावनाओं को चोटिल कर दे। और फिर तो अगर वो चोटिल हो गए तो अभी तो तुरंत एक चुनाव हुआ है परिणाम बिहार में बांकीपुर का। कहा जाता है कि इस परिणाम देने में जेनजी का बहुत बड़ा योगदान है। जेनजी ने सारी जाति। और इस परिणाम में सर कुत्ता बिल्ली जैसे शब्दों का भी बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, और लोग गुस्साए इसी में। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये कुत्ता बिल्ली शब्द ही लोगों को ज्यादा अपील कर गया कि कहा गया कि किसी लुभा था। हाँ कुत्ते बिल्ली को लड़ा देंगे। अब कुत्ता बिल्ली शब्द की गंभीरता को अगर कोई व्यक्ति न समझ रहा है वो अलग बात है, लेकिन ये कुत्ते बिल्ली बन करके जब खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर आप बैकफुट पर आ जाइएगा। फिर आपकी ताकत इतनी छोटी हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं मानता हूं कि ये जहां जिन अधिकारियों ने भी जिस प्रेस ब्रीफिंग में भी इस तरह के मुहावरे का या शब्दों का प्रयोग किया, कहीं से भी उचित नहीं है। और खास करके सर ये जिन जिन माफ करिएगा सर, रोक रही हूँ आपको, ये जिन अधिकारी नहीं है, ये कोई छोटे ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी के अधिकारी नहीं है सर, ये एग्जाम कंट्रोलर हैं बीपीएससी के। मतलब एग्जाम कंट्रोलर का मतलब लोग समझ पा रहे होंगे कि इनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। राज्य के सबसे बड़े आयोग के आप एग्जाम कंट्रोलर हैं, और उसके बाद और मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं, छात्रों के साथ आप बहुत रहते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी रहा है। हमें लगता है कि राज्य की कोई भी इकाई है जो छात्रों के लिए काम करती है, चाहे वो परीक्षाएं देने वाली यूनिट हो, नौकरियां देने वाली यूनिट हो, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे सिर्फ डिग्रियां देखकर या फिर परीक्षा पास कर लेने भर से नौकरियां नहीं देना चाहिए सरकार को। इसमें ना रिफॉर्म की जरूरत है। आपको मतलब कि आप किस उम्र के छात्रों के साथ कब डील करेंगे, जैसे स्कूलों के अधिकारी अलग, कॉलेजेस के अलग और इन आयोगों के अलग, उनकी समझ को भी परखा जाना चाहिए, उनकी संवेदनशीलता को भी परखा जाना चाहिए कि क्या वो मेंटली इमोशनली इतने मेच्योर हैं कि यूथ को संभाल सके। क्योंकि मतलब पता नहीं मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सर ऐसा होना बहुत जरूरी है देश में और राज्य में। नहीं, तो आप दो बातें कर रही हैं। एक बात आप कर रही हैं कि चूंकि एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो होते हैं उनको कंट्रोल करना है, कैसे कंडक्ट करना है एग्जाम को, कैसे एग्जाम को स्मूथली कंट्रोल करना है, वो जिम्मेवारी होती है। लेकिन उनका इतना बड़ा भी लेवल नहीं होता है कि वो बच्चों की भावनाओं को और बच्चे के लेवल को समझ सके। लेवल को समझने का जी। केवल एक व्यक्ति को ये होता है, चूंकि वो लगातार बच्चों के साथ रहते हैं, वो होते हैं उनके टीचर। टीचर को पता होता है कि हमारे बच्चों का लेवल क्या है, इमोशनल लेवल क्या है, एकेडमिक लेवल क्या है, और फिर वो बच्चे कितने कॉम्पिटेंट हैं। वो लेवल का जो पैरामीटर होता है ना, वो पैरामीटर का थर्मामीटर केवल होता है टीचर के पास, इनके पास नहीं होता। ये तो एक सिस्टम को कंडक्ट कराते हैं, एक फॉर्मेट बना सकते हैं, फॉर्मेट में एग्जाम ले सकते हैं। इसलिए ठीक है, लेकिन उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतने बड़े जिम्मेवार पद पर हैं, तो बच्चों के लिए कोई ऐसी बात, बच्चे अपनी बात वो कर रहे हैं ना, बच्चे कौन सी ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें कि वो दो बातें कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि जितनी रिक्तियां हैं उनके अनुसार वैकेंसी आनी चाहिए। अगर पद खाली हैं तो उन पदों को भरना चाहिए, और बच्चे बेरोजगार हैं, आपके पास पद खाली हैं तो वैकेंसी को भरिए, क्यों नहीं भर रहे हैं। एक दूसरी बात जो वो कह रहे हैं कि अगर टीआरई 3 तक जिस फॉर्मेट में आप एग्जाम लिए हैं, अगर तुरंत टीआरई 4 को आप भरने जा रहे हैं या रिक्तियों को ये करने जा रहे हैं, तो आप उसी फॉर्मेट में क्यों नहीं एग्जाम लें, क्यों आप पीटी और मेंस दो एग्जाम ले रहे हैं। चौथी चीज कि वो कह रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग क्या, शायद अगर 3 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कट जाएगा। मैं सहमत हूं पूरी तरह से बीपीएससी के फॉर्मेट से कि बिल्कुल पीटी और मेंस के आधार पर और बेहतर टीचर आप रिक्रूट करेंगे। मैं सहमत हूं कि जो आप कह रहे हैं कि कोई बच्चे तुक्का मार देते हैं और फिर भी वो क्वालिफाई कर जाते हैं, निगेटिव मार्किंग में तुक्का मारने की गुंजाइश नहीं होती है। ये अभी क्यों चले, जब भी बीपीएससी एग्जाम ले कंडक्ट कर रही थी, नोडल एजेंसी आपको बनाया गया था, यह सलाह उस समय आपने सरकार को क्यों नहीं दिया कि टीआरई 1 से ही हम निगेटिव मार्किंग का प्रोविजन लाएंगे, हम पीटी और मेंस करेंगे। आप कह रहे हैं कि राधा कृष्णन कमेटी का रिकमेंडेशन, राधा कृष्णन कमेटी तो और भी बहुत कुछ रिकमेंड कर रहा है, लेकिन उसी स्कूल में कितने तरह के टीचर आप रखेंगे। एक डिग्री लाओ नौकरी पाओ वाले भी टीचर वही हैं, एक मुखिया जी जिनको उन्होंने
अभी अब सर अभी मतलब खबर आ रही है, मैं देख रही हूँ कि उनको निलंबित कर दिया गया, राजेश कुमार सिंह को। हाँ, तो क्यों नहीं किया जाएगा? एग्जाम कंट्रोलर को अभी तुरंत निलंबित कर दिया गया उस बयान की वजह से। क्यों नहीं निलंबित किया जाएगा बताइए? अभी अभी देश तो भुगत रहा है उस घटना को ना। कॉकरोच जनता पार्टी बन करके कैसे उन लोगों ने जब कलई खोलनी शुरू कर दी और कैसे ट्रांसपेरेंसी पर उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, कैसे मेधा और क्षमता रखने वाले बच्चे को किनारे कर दिया जाता है। कभी हम लोग दिखा देंगे आपको, मैं बता दूंगा राजस्थान के उस परिवार का जिसके घर से 4-4 बच्चे मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, एक ही घर से 5-5 बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, वही कोचिंग इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं। तो पता तो चल ही जाता है ना, इस विजुअल, इस ऑडियो, इस सोशल मीडिया के जमाने में कि कहाँ कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं। और ये बच्चे के पास उपाय क्या है? एक मेहनत के अलावा और क्या उपाय है? वो बच्चे लगातार संघर्ष करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे अभी टीआरई 4 को लेकर के भी जो बच्चे संघर्षरत हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप टाइम बढ़ाते जाएंगे, फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, उम्र निकलते जा रही है, फिर उनको कब नौकरी मिलेगी, कब वो काम करेंगे? और उसमें आप इस तरह के मुहावरे आप बता रहे हैं। अब हाथी कौन हो गया भाई? इस लोकतंत्र में हाथी कौन हो जाता है? लोकतंत्र यही यही जो छात्र हैं, जिनको आप जिन शब्दों से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यही छात्रों ने तो आपकी सरकार बनाई, यही छात्रों ने तो एक व्यवस्था बदली। और इन्हीं छात्रों के लिए महामाया बाबू इसी बिहार के थे, मुख्यमंत्री बने थे। इन्हीं छात्रों को वो कलेजे का टुकड़ा कहा था उन्होंने। और उसके बाद पूरा ये बिहार आंदोलित हो गया था, उद्वेलित हो गया था, उनके साथ खड़े हो गए थे। 74 वर्ष के इसी संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश हुए थे, जिनके साथ वो गर्म पानी का विवाद हुआ था गुजरात में, और वो थोड़ी सी हॉस्टल की फी बढ़ गई थी, और जब बिहार ने अंगड़ाई ली थी तो पूरे देश की तस्वीर बदल गई थी, इमरजेंसी लगानी पड़ी थी और अंत में सरकार खोनी पड़ी। इन छात्रों की ताकत को और इन छात्रों के सम्मान को जब ठेस पहुंचता है ना, तो उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया और त्वरित निर्णय लिया, मैं मानता हूं कि सरकार ने ये निर्णय लेकर के छात्रों को कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपके सम्मान के साथ हम किसी भी तरह का कोई ये नहीं होने देंगे जी कि बिल्कुल। कोई कुछ भी बोल दे, और उनको बोलने का अधिकार है, ऐसा नहीं होने देंगे। बिल्कुल सर, ये फिलहाल जो भी मामला चल रहा है, भले ही बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल दिया है कि हम पीटी और मेंस लेंगे ही लेंगे, नेगेटिव मार्किंग हम करेंगे ही, लेकिन इस बीच में ऐसे मतलब चर्चा हो रही थी राजेश कुमार सिंह के बारे में, जो एग्जाम कंट्रोलर हैं, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे वो पॉडकास्ट में जाते थे, वो अलग अलग मतलब इंटरव्यूज में जाते थे, लेकिन कभी भी आयोग की ओर से स्पष्टीकरण देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे ना सर, और बीपीएससी में जितनी गड़बड़ियां हुई है हाल के सालों में, उसका जवाब देना किसी के बस की बात नहीं है। तो पहली बड़े दिनों के बाद प्रेस वार्ता की, कुछ बोल दिया, और किस्मत खराब ही थी कि उनके मुंह से चीजें निकली, और अभी अभी ये खबर आ रहा है कि निलंबन हो गया है उनका। सरकार को भी फैसला लेना पड़ा, क्योंकि सरकार को पता है कि छात्रों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का मतलब क्या होता है। और दिल्ली में भी देखा गया है, झारखंड में भी देखा लोगों ने, और अब बिहार में भी दिखाई दे रहा है। तो सर देखते हैं, हो सकता है जिस तरीके की चीजें आ रही है, क्या पता ये वाला फैसला भी बदलना पड़े सरकार को, ये पीटी मेंस और जो भी मांगे कर रहे हैं छात्र, क्योंकि देखना पड़ेगा, ये सरप्राइज और शॉकिंग एलिमेंट किसी को भी एजुकेशन सिस्टम में नहीं चाहिए कि लोग पढ़ रहे थे ऐसा और आप अचानक से आपने कह दिया कि हम ऐसे परीक्षा लेंगे। आप 1-2 साल पहले आप बता देते कि हम ऐसे ही करेंगे, तो शायद लोग तैयार रहते। नहीं नहीं, फॉर्मेट बदलने के पहले आप थोड़ा टाइम तो आप दीजिएगा ना। जैसे आपको कोई सिलेबस दिया गया, प्रिपेयर होने के लिए। हाँ, आपको कोई जी। सिलेबस दिया गया, आपने उस सिलेबस को ठीक ढंग से समझा, पढ़ा, तैयारी की, और जब एग्जाम के कुछ वक्त 2 महीना 3 महीना पहले पूरे सिलेबस को बदल दिया गया, कहा कि नहीं अब ये फॉर्मेट नहीं होगा, अब ये फॉर्मेट में आपका एग्जाम होगा, तो आपको तो लगेगा ना कि भाई हमने तैयारी कुछ और की, फॉर्मेट कुछ और दे दिया गया। ये कैसे है? सरकार को निश्चित रूप से सहानुभूति पूर्वक विचार करनी होगी। और मैं कहीं देख रहा था खबर में कि शायद 25 को ही, कल ही वो छात्र निकलने वाले हैं, और समर्थन भी कई विपक्षी पार्टियों का उनको मिला है। तो सरकार तो इसको टैकल करेगी बहुत सहानुभूति पूर्वक और बहुत ही टैक्टफुली।
मैं सहानुभूति पूर्वक कर रहा हूं, मैं बहुत टैक्टफुली इसको टैकल करेगी, क्योंकि दो घटना है जो जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं। एक, वो कॉकरोच जनता पार्टी की जंतर मंतर वाली घटना जिसने पूरे देश को उद्वेलित जी। कर दिया है, और एक आपने देखा कि कुत्ता बिल्ली वाले बयान को लेकर के प्रशांत किशोर ने कैसे, जिसको कहते हैं ना, बाजी मार ली कि सब लोगों को चित कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप भी वोटर हैं और आपकी ताकत के बारे में क्या शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये शब्द अगर कहीं अपील कर गया छात्रों को या टच कर गया, तो सरकार इसको समझती है कि ये कितना संवेदनशील मामला है और हमको इसको अभी तुरंत टैकल कर लेना है। इसीलिए उन्होंने उनका ये करवाया, सस्पेंशन किया कि नहीं नहीं नहीं, इनको सस्पेंड कीजिए, नहीं तो फिर इसका गलत संदेश चला जाएगा। मामला और गड़बड़ हो जाएगा, लोगों की नाराजगी बढ़ती जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो सर देखना होगा कि आगे क्या होता है, और जैसा माहौल चल रहा है लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, फैसले पलट सकते हैं। जो कह दिया जा रहा है अहंकार में आकर या फिर एक अलग एटीट्यूड में आकर, हो सकता है कि फैसले पलट जाएं, क्योंकि सरकार को पता चल गया है शायद कि छात्रों की ताकत क्या है और मासेस की ताकत क्या होती है। इसका अंदाजा अगर किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी सरकार को ना हो तो ये बड़ी बेवकूफी वाली बात है कि अगर आपको मासेस की ताकत का अंदाजा नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। धन्यवाद।